हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल सेक्शन एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो सीरीज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बी फार्म से फिफ्थ सेमेस्टर का पहला और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है बेसिक इंट्रोडक्शन टू इन विट्रो फार्माकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में PSS कहते हैं। यानी कि हमें ये देखना है, हमारा आउटकम ये होना चाहिए कि क्या होता है इन विट्रो फार्माकोलॉजी और क्या होते हैं PSS फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, उनके यूज क्या क्या होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं हमारा इन विट्रो फार्माकोलॉजी का मतलब, आप अपनी स्क्रीन पे जो एक मशीन देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसे हमने ड्रॉ किया है। इसका नाम है स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, कॉमनली नोन एज ऑर्गन बाथ। साथ में इसमें काइमोग्राफ ड्रम, उसकी असेंबली को भी इंक्लूड किया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के पहले वर्ड से कि आखिर ये इन विट्रो फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट को हम मुख्य रूप से तीन टाइप में सब डिवाइड करते हैं। पहला होता है इन विवो, दूसरा होता है इन विट्रो और तीसरा होता है इन सिलिको। इन विवो का मतलब भी जान लीजिए। इन विवो का मतलब होता है जब कभी हम किसी भी ड्रग के इफेक्ट को विद इन द सेल, इनसाइड द सेल स्टडी करके देखते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको। जब हम किसी ड्रग का इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए जिस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को यूज करते हैं, तो उसे लाइव कंडीशन में यूज करते हैं। और थ्रू आउट द प्रैक्टिकल, इवन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, वो एनिमल बिल्कुल इंटैक्ट पोजिशन पे रहता है। उसके किसी भी सेल को हम आइसोलेट नहीं करते। जैसे अगर एनाल्जेसिक एक्टिविटी करनी है तो पेन कॉज कराएंगे, फिर ड्रग देंगे और ड्रग के द्वारा उसके पेन को कम किया गया या नहीं किया गया, इसका इवोल्यूशन करेंगे। कहीं भी कोई कट, कोई डाइसेक्शन, कोई पार्ट का आइसोलेशन नहीं होगा। इसे कहते हैं इन वीवो। और आज का जो ऑब्जेक्ट है इन विट्रो, इसका क्या मतलब है। इन विट्रो को समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है विट्रो। विट्रो का जो तीन स्पेलिंग है मेरे काम के लिए, वो है VIT। ठीक है, बाकी चीजों को आप छोड़िए। तो ये जो टी है, इसको देखिए मैंने कैसे लिखा। मैं टी ऐसे लिख रहा हूं और इसको इस तरीके से काट रहा हूं, माने कि सीधी लाइन को मैं आड़ी लाइन से काट रहा हूं। तो काटना मतलब क्या होता है तो आप जानते हो। तो इन विट्रो में ये याद रखिएगा कि विट्रो अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे अपने एक्सपेरिमेंट एनिमल को अपन डिसेक्ट कर रहे हैं। मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को कहीं ना कहीं कट लगा रहे हैं, काट रहे हैं। प्लीज इग्नोर दिस वर्ड, यूज रेस्पेक्टफुल वर्ड, जैसे हम उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन विट्रो का मतलब क्या हुआ। जब हम किसी ड्रग की स्टडी करना चाहते हैं और उसके लिए एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज कर रहे हैं, तो वो ड्रग उसको इंटैक्ट पोजीशन पे एक्सपेरिमेंट के रूप में नहीं परफॉर्म कर सकता। हम उस एनिमल के किसी किसी पार्ट को बाहर निकालेंगे, उस सेल के बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर ड्रग देकर के उसकी स्टडी को देखेंगे। जैसे अगर आप बात करना चाहते हो किसी भी ड्रग का यूट्रन पे क्या रिएक्शन है, क्या कॉन्ट्रैक्शन है, क्या रिलैक्सेशन है, तो आप उसके उस पार्ट को बाहर निकालोगे। रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को बाहर निकालोगे। वैसा अगर आप किसी पार्ट को बाहर निकाल के स्टडी कर रहे हो, तो वो इन विट्रो कहलाता है। मैं टी पे थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। और तीसरा आता है इन सिलिको, जिसके बारे में हमने फोर्थ सेमेस्टर के लगभग सभी वीडियो में डिस्कस किया कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट, चाहे वो इन विवो हो चाहे इन विट्रो हो, उसके लिए हम किसी एनिमल का यूज ना करें, ना तो जिंदा करें, ना डाइसेक्ट करें, ना उसके पार्ट को यूज करें। एनिमल तो होगा ही होगा, लेकिन वो एनिमल रियल लाइफ में नहीं होगा, वो वर्चुअल फॉर्म में होगा, वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होगा। उसकी स्टडी हम किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से स्क्रीन पे करेंगे, वो इन सिलिको कहलाता है। जैसे अगर आपने कभी वीडियो गेम खेला होगा, मोबाइल गेम खेला होगा, तो आपने कई कई दुश्मन को अपने गन से मारा हो, या कई कई एनिमीज को आपने तीर कमान से मारा होगा, बट एक्चुअल में वो मरते नहीं हैं। उसको मारने पे आपको जेल नहीं होती, वो एक वर्चुअल फॉर्म है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर का वर्चुअल फॉर्म है, बिल्कुल होगा प्रिंसिपल वही, बट आप एनिमल को यूज नहीं करेंगे। तो ये तीन टर्म्स मैंने क्लियर किए, इन विवो, इन विट्रो और इन सिलिको। अब फोकस करेंगे केवल केवल इन विट्रो पे। तो इन विट्रो का मतलब जब हम सेल को बाहर निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। अब जब मैंने ये वर्ड यूज किया कि हम एनिमल को डिसेक्ट करके उससे किसी बॉडी के पार्ट को बाहर निकालते हैं, तो आपके मन में एक सवाल नॉक नॉक कर रहा होगा कि अगर हम ऑर्गन को कट करके उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, सही सोचा आपने। बट हमारे पास इसका आंसर है, वो आपके ऑब्जेक्ट के पिछले वाले हिस्से में छिपा हुआ है। एक ऑर्गन बॉडी के अंदर जो जो चीजें रिसीव करता है, चाहे वो केमिकल्स हो, न्यूट्रिशन हो, पानी हो, टेम्परेचर हो, ऑक्सीजन हो, जो कुछ भी हो, अगर वही एटमॉस्फेयर उसको हम सेल के बाहर दे दें डिसाइड करने के बाद, तो वो सर्वाइव करता रहेगा। हालांकि वो उतना लंबा सर्वाइव नहीं करेगा जितना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कर रहा था। कुछ समय रहेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, डिपेंड्स ऑन ऑर्गन और उसके टाइप के ऊपर। तो वो चीजें जो एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर हमने फिक्स करके रखा है, जो उसको बॉडी के अंदर मिल रहा था वो उसको बाहर दे रहा है। इसी सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। दैट मीन्स अ सॉल्यूशन having all those salt which are responsible or necessary to maintain its physiological state inside the body, just like inside the body
मिमिक कर रहा है, उसे कहते हैं हम पीएसएस फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इस इन विट्रो प्रैक्टिकल का मैक्सिमम हिस्सा आपके 2 इंस्ट्रूमेंट के आसपास घूमता है। वैसे यही लिमिटेड नहीं है, बट मैंने कहा कि मैक्सिमम हिस्सा इन्हीं 2 इंस्ट्रूमेंट के आसपास घूमते हैं। कौन है ये इंस्ट्रूमेंट्स? पहला आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका स्टूडेंट ऑर्गन बाथ, और दूसरा आपका उसी का एक भाई है, वह आपका काइमोग्राफ। यानी कि इन दोनों को साथ में यूज़ करते हैं हम। ऐसा अलग-अलग आप करेंगे तो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए दोनों का साथ में मिलकर के काम करना ज़रूरी है। ये है स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। इसका एनिमेशन, डिटेल वीडियो, पार्ट्स एंड फंक्शन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। तो ऑर्गन बाथ एक ऐसी असेंबली है जहाँ पे हम अपने ऑर्गन को, ऑर्गन कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर टिश्यू से है जिसके ऊपर हम अपने दिए गए ड्रग का स्टडी करना चाहते हैं, उसे बाथ करवाते हैं। बिल्कुल सही सुना, उसे बाथ कराते हैं, नहाते हैं। अब यहाँ पे नहाने का शाब्दिक अर्थ मेरा ये है कि उसे टब में रखे गए पानी के साथ हम सबमर्ज करके रखे रहते हैं, ताकि उसके ऊपर अलग-अलग तरीके के ड्रग को देख करके उसकी स्टडी को ऑब्जर्व करके रख सकें। यानी कि कह सकते हो कि जिसके ऊपर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन एक्टिविटी देखने को मिले, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। इसके पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, एक-एक करके समझाऊँगा भी। तो आपने एक बार इस इमेज को देखा, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन-मेन चीज़ क्या है? इसमें मेन-मेन चीज़ हमारा ये ऑर्गन है, जिसके ऊपर हम अपने ड्रग का असर देखेंगे। इस पे आपका ये रिजर्वायर मेन है, जिस पे हम अपने फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि पीएसएस को देते हैं। इसके बाद इसका मेन यूनिट जो आउटपुट के रूप में यूज़ होगा हमारे पास, वह है काइमोग्राफ ड्रम। यहाँ पे इस दिए गए ड्रग का मसल के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के रिस्पेक्ट में क्या असर हो रहा है, वो आप इस ग्राफ की सहायता से देख करके स्टडी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको इसके पार्ट्स एंड फंक्शन का एक-एक करके एनिमेशन के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ताकि समझ में सही तरीके से आए। सबसे पहला पार्ट होता है आउटर असेंबली, और आउटर असेंबली को होल्ड करके रखते हैं ये हमारे स्टैंड। ये ऑर्गन बाथ का स्टैंड हो गया। इसके बाद ये जो बाहर का आउटर लेयर आप देख रहे हैं, जो कि पीवीसी का बना हुआ होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, इसे हम कहते हैं ऑर्गन बाथ चैम्बर। प्लास्टिक का डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर पानी को रखेगा। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है वो इनलेट प्लस आउटलेट है। इनलेट प्लस आउटलेट मतलब इस पे आप पानी, नॉर्मल पानी को अंदर लेके जाएंगे, मशीन के अंदर भरेंगे, ऑर्गन बाथ में भरेंगे। अब जब आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा तो उसको आप पानी को बाहर निकालोगे, तो वो उसी समय आउटलेट का काम करेगा। जैसे सीढ़ी, जिस सीढ़ी से आप नीचे से ऊपर जाते हो, उसी सीढ़ी से ऊपर से नीचे आते हैं। अलग से तो सीढ़ी होती नहीं कि ऊपर से नीचे आ जाया जाए। यही है, इनलेट होगा जब हम पानी को इंट्रोड्यूस करेंगे, आउटलेट होगा जब हम उसे बाहर निकालेंगे। अगला पार्ट है क्लैंप। कब तक आपको परफॉर्म करना है, तब तक आपको बंद करके रखना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे क्लैंप के रूप में काम करेगा बंद करने के लिए। सो हमारा ये क्लैंप हो गया। अब हम इसमें पानी भर देते हैं इनलेट की सहायता से। पानी भरने का काम आपने कर लिया नल को जोड़ करके, तो ये हमारा वाटर हो गया। इसको अपने को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखना है। क्यों भैया? मैंने अभी कहा था कि जब कभी भी कोई ऑर्गन हमारे बॉडी में रहता है या एनिमल के बॉडी में रहता है, तो उसको वो सब कुछ मिलता है जो उसके लिए आवश्यक है सर्वाइव करने के लिए। तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, प्लस माइनस मान के चलिएगा, तो मैं यहाँ पे 37 ही मान के चलता हूँ। तो जब वो बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिसीव कर रहा है, उसकी प्रॉपर एक्टिविटी को करने के लिए, तो हमें बाहर भी वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और बाहर टेम्परेचर मेंटेन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हीटर देना पड़ेगा, थर्मोस्टेट लगाना पड़ेगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं, मैं फिर से आपको दिखाऊँ, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये है हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो टेम्परेचर को सेंस करता रहता है, और जो भी टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ होगा, जैसे मैंने कहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने सेट किया, रेगुलेट किया, तो उस पानी के टेम्परेचर को जिस पे ये हमारा थर्मोस्टेट मर्ज है, उसको उतना ही रखेगा। अगर टेम्परेचर उससे ऊपर जाता है, तो मशीन को कट कर देगा, जिससे करंट फ्लो बंद हो जाएगा और गर्म होना भी रुक जाएगा। लेकिन टेम्परेचर जैसे ही नीचे आता है, इसे वापस सेंस करेगा और चालू कर देगा। तो ज़्यादा हुआ तो बंद, कम हुआ तो चालू। इस तरीके से अपने आप को ऑन ऑफ कर के ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है उतने पॉइंट पे, उतने डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना आपने सेट किया हुआ है। तो ये हमारा अब देखेंगे नया पार्ट, वो है आपका हीटर। हीटर बिल्कुल पानी में, जब हम ठंड के दिनों में रॉड यूज़ करते हैं, इमर्सन रॉड यूज़ करते हैं, एग्ज़ैक्टली छोटा फॉर्म है उसका, वो यहाँ पे हीट करने का काम करता है। अब छोटे-मोटे बहुत सारे क्लैंप यहाँ पे लगेंगे, असेंबली लगेगी, वो आप अपने हिसाब से जगह चेंज कर सकते हो। जो जगह मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वही जगह पे यूज़ करना ये आवश्यक नहीं है। नीड और अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये है हमारा क्लैंप होल्डर, जो अलग-अलग तरीके के क्लैंप को होल्ड करेगा। अब क्लैंप होल्डर के ऊपर मैंने क्या लगाया, ये जो आप ऊपर से नीचे आता देख रहे हैं, ये हमारा स्टीरर है। स्टीरर क्या करता है? इसको प्रॉपर मिक्स करता है। जैसे अगर टेम्परेचर एक जगह पे गर्म ज़्यादा हो गया, ऊपर वाले हिस्से पे, तो नीचे पे कैसे जाएगा? अभी हमारा हीटर राइट साइड में है, तो पहले पानी राइट साइड का गर्म होगा, बट लेफ्ट साइड का तो ठंडा रह जाएगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए स्टीरर लगाते हैं, जाकि ये स्टीरर इसको प्रॉपर मिक्स कर सके। देखिए यहाँ पे प्रॉपर मिक्स कर रहा है, तो टेम्परेचर हमारा बराबर जाएगा। ये हमारा स्टीरर हो गया। अगला जो पार्ट है, वो मेन पार्ट है, जैसे मैंने शुरू में दिखाया था, ये है हमारा ऑर्गन का मेन हिस्सा, ऑर्गन पाथ का मेन हिस्सा बोल सकते हैं। इसे कहते हैं ऑर्गन ट्यूब। ये ऑर्गन ट्यूब नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा ट्यूब है, इट्स नॉट लाइक अ टेस्ट ट्यूब बट इट्स जस्ट वेरी मच सिमिलर विद द टेस्ट ट्यूब, जिसके पीछे एक थोड़ा-सा आउटलेट भी लगा हुआ होता है। ये ऑर्गन ट्यूब है, क्योंकि इसमें हम क्या रखेंगे? ऑर्गन रखेंगे। तो इस पे भी आप अपना मेन पार्ट समझ के चल सकते हो। अब इस पे रख दिया मैंने हमारा एरिएशन ट्यूब। ये एरिएशन ट्यूब का काम क्या है? ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करेगा। किससे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा? आगे हम इसको जोड़ेंगे ऑक्सीजनेटर से, यानी कि एरिएटर से जोड़ेंगे। तो ये हमारा एक नेक्स्ट क्लैंप लग गया। इस क्लैंप में हम अपना लीवर लगा देते हैं। ये लीवर अलग-अलग तरीके का हो सकता है, सिंपल लीवर, फ्रंटल लीवर, ये आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लीवर लगा दिया। उसके बाद लीवर को बैलेंस करने के लिए हम अलग-अलग तरीके के लोड लगाते हैं। ये जो आप ब्लैक में देख रहे हो ट्रायंगल शेप, सर्कल शेप, ये हमारे लोड्स हैं, ताकि उस लीवर को स्ट्रेट बाइप मोड पे रखा जा सके। इसके बाद ये रेड कलर का जो अभी आपको दिखा एरिएटर के निचले वाले हिस्से पे, ये हमारा टिश्यू है, या कह सकते हो कि वो सेल है जिसके ऊपर आप अपने ड्रग की स्टडी करना चाहते हैं। तो इसका एक हिस्सा जो टिश्यू है, इंटैक्ट टिश्यू, इसका एक हिस्सा आपके लीवर में जाके जुड़ेगा और दूसरा तो आप देख ही रहे हैं नीचे एरेटर में लगा हुआ है। तो यहाँ से एक रस्सी से हमने उसको ऊपर में बाँध दिया। अब क्या होगा, अगर टिश्यू में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन दिखेगा, तो नीड के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली, रिलैक्सेशन होगा तो रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंगली, ये जो धागा है वो ऊपर-नीचे होगा। धागा ऊपर-नीचे होगा तो धागे के साथ बंधा हुआ है हमारा लीवर, ये भी ऊपर-नीचे होगा और इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ आप वहाँ पे प्लॉट करोगे। कहाँ पे? आगे देखोगे काइमोग्राफ ड्रम पे। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है कॉइल। ये कॉइल कंपल्सरी नहीं है बट प्रेफरेबल इसको यूज़ करना चाहिए। इसका काम क्या है? भाई ऊपर से आएगा पीएसएस, अभी तो आपको दिख नहीं रहा है बट थोड़ी देर में दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ग्लास कॉइल कब काम आएगा? ये पीएसएस का रिजर्वायर ऊपर से जहाँ पे आपने पीएसएस रखा हुआ है, वहाँ से घूमता हुआ इस ऑर्गन ट्यूब पे पहुँचेगा। अगर हमारा कॉइल नहीं होगा तो वो डायरेक्टली आपके ऑर्गन ट्यूब में चला जाएगा और उसका टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा नहीं, क्योंकि एक रिजर्वायर ऊपर रखा हुआ है जो कॉन्टैक्ट में नहीं है हमारे वाटर के। तो उसका टेम्परेचर जो भी होगा, आई डोंट से कि कितना होगा, बट जो भी होगा वही टेम्परेचर ऑलमोस्ट आपके ऑर्गन ट्यूब में पहुँचेगा। तो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, उस पीएसएस के आने वाले सॉल्यूशंस को थोड़ा-सा लंबा समय से गुजरवाते हैं, कहाँ पे? अपने वाटर बाथ पे, ताकि वाटर बाथ की जो गर्मी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो आपके ट्रांसफर हो सके उस पीएसएस पे जो कि ऊपर से आ रहा है। अब कैसे करें? इसके लिए कॉइल है। कॉइल का मतलब जान रहे हैं ना, आपको आगे दिखाऊँगा। वो सर्कुलर मूवमेंट में टाइम को लंबा कर देता है। एक ही जगह को बहुत लंबा कर देता है। जैसे मंदिरों में बैरिकेड्स होते हैं, तो थोड़ी-सी जगह को लंबा घुमा-घुमा के आपको पहुँचाते हैं। एग्ज़ैक्टली यही है। तो ये हमारा पीएसएस का रिजर्वायर हो गया, यहीं पे आपका पीएसएस रहेगा। अब यहाँ पे आ गया मेन पार्ट, काइमोग्राफ ड्रम। जो भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन होगा, वो काइमोग्राफ ड्रम पे रिकॉर्ड होता चलेगा। ये काइमोग्राफ ड्रम में असेंबली होती है, क्लच होता है, गियर होता है। वो एक स्पेसिफिक आरपीएम जो आप सेट करोगे, उस पे रोटेट होता रहता है। इसके ऊपर आप काइमोग्राफ पेपर लगाओगे। अगर काइमोग्राफ पेपर लगाए हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप फ्रंटल लीवर के सामने में कोई कलर मार्कर लगा लें, निप लगा लें, या फिर आप काइमोग्राफ पेपर को स्मोक कर लें, ताकि स्मोक को डिस्प्लेस करता हुआ चले। फिर बाद में उसको हम फॉर्मेलिन से बाद में हम उसको तारपीन तेल से स्टे कर सकें, फिक्स कर सकें। तो ये हमारा काइमोग्राफ ड्रम। अब हमारा गियर, क्लच सब चालू हो गया, काइमोग्राफ पेपर लगा दिया हमने। जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन देगा, मशीन चलेगा, तो इस तरह के ग्राफ दिखेंगे। इस ग्राफ को आप समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या असर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि रिलैक्सेशन हो रहा है, वो आपको ग्राफ के रूप में दिख जाएगा। आगे मैं आपको ग्राफ के कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा। जो हमारे फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर सिमुलेशन से निकाले गए हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली पार्ट्स और फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में? ऑर्गन बात के रिस्पेक्ट में। अब इनके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करूंगा। डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा पार्ट है वो है पीवीसी का आउटर चैम्बर, यानी कि इसी चैम्बर पे हमारा जो कोई भी प्रैक्टिकल की असेंबली होगी वो भरेगा। इस तरीके से आउटर चैम्बर होता है। इस पे सारे असेंबली जो अभी बताया मैंने आपको, ऑर्गन ट्यूब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका लीवर अटैच होगा, यहाँ पे आपको काइमोग्राफ का जो आखिरी हिस्सा है वो जुड़ेगा। सारी चीज़ें आपके आउटर बाथ पे ही होंगी, यहाँ पे पानी आपका भरा रहेगा। ये पीवीसी का बना हुआ होता है। इसके बाद मेन है हमारा ऑर्गन ट्यूब, जिसमें हमने ऑर्गन को रखा हुआ है। तो ये ऑर्गन ट्यूब है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिकल्स की वीडियो हमने अपलोड किए हैं, उनमें अगर कोई पीडीएफ आपके लिए चाहिए, तो सारे पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएँगे। पासवर्ड होगा, वहाँ पे मेंशन है, पासवर्ड है सॉल्यूशन फार्मेसी। यहाँ पे अब देखिए एक-एक चीज़ों का ओरिजिनल इमेज जो हमने अपने लैब से निकाले हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्लास ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ये है हमारा ऑर्गन ट्यूब। इस पे हम अपना जो एरिएटर है वो लगाएँगे।
इसमें पीएसएस को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा रिजर्वायर से, इसमें पीएसएस आ जाएगा। ये पीएसएस यहाँ से एंटर करेगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो आप डायरेक्टली इसको पीएसएस को एंटर कराओ, या पीएसएस अगर आ रहा है, तो इसे इस तरह से कॉइल से गुजारा जाए, ताकि इस कॉइल में जो भी पीएसएस आ रहा है, वो सराउंडिंग के पानी, ये अगर ये पानी है हमारा, तो इसके टेम्परेचर के साथ बराबर हो जाए, जो है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये उसके पीएसएस के लिए इनलेट है। बाद में जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, तो इस आउटलेट से आप अपने पीएसएस को हटा सकते हो। यहाँ पे क्लैंप होगा। पीएसएस को हटाने के 2 अलग-अलग नीड पड़ सकती है। अगर आप अपने ड्रग का डोज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा रहे हो, तो पहले जो पीएसएस गया है, उस पे मान लेते हैं आप कोई 1 एमजी का ड्रग दे रहे हैं। तो इसके बाद आपको इसे वॉश आउट करना पड़ेगा। कब? जब आप अपने ड्रग का डोज़ जो भी है ऊपर बढ़ाते जाओगे, तो इसे आप वॉश आउट करते जाओगे। तो इस तरीके से वॉश आउट करने के लिए इस क्लैंप को ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे। ये हो गया हमारा ऑर्गन ट्यूब। नेक्स्ट है आपका ग्लास कॉइल, जो मैंने आपको अभी समझाया था। ग्लास कॉइल का बेसिकली एक ही काम है कि जो ड्यूरेशन है मूवमेंट का, उसे बढ़ाना। सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ा देना। सरफेस एरिया डायरेक्टली तो नहीं बढ़ाएगा, बट यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइम को आपका बढ़ा देगा। तो कॉन्टैक्ट टाइम कैसे बढ़ेगा? मान लो कि ये ग्लास कॉइल की तरह ना होता, एक लंबा-सा सीधा-सा रॉड होता, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ता? देखिए, ये मान के चलता हूँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? और ये है आपका एंड पॉइंट, यानी कि देखिए इतना ही तो दूरी है। तो यहाँ से अगर कोई चीज़ फ्लो हो रही होती पानी की, तो वो थोड़े देर में यहाँ से यहाँ चला जाता। लेकिन इससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट टाइम कम होगा पानी का इसके साथ, तो टेम्परेचर है वो वही होगा जो पीएसएस का था। बट अगर आप क्या करेंगे, अगर आप अपने पीएसएस को यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पीएसएस ये पूरा जो आपका कॉइल है वो पानी में डूबा हुआ है। तो पीएसएस यहाँ से जाएगा, तो इस समय जो पानी है उसकी गर्मी इसके अंदर जाएगी। इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ घूमेगा, इस तरीके से वो पूरा सर्कुलर मूवमेंट बनाता हुआ चलेगा। मतलब ये अभी भी कॉन्टैक्ट में है, और फाइनली यहाँ से निकल कर के ये आपके ऑर्गन ट्यूब में जाएगा। ये देखिए, इस हिस्से पे आएगा, ठीक है? तो इतना आने के लिए उसको काफ़ी लंबा समय गुज़रना पड़ा, पूरा गोल, 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 गोल घूम गया। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ा रहा है, जिससे इसकी गर्मी मेंटेन होके रह पाएगी। इसके बाद उसका पीएसएस रिजर्वायर है, हीटर है, थर्मोस्टेट है, ये रहा हमारा हीटर। ये पानी में डूबेगा, इसे आप चालू करेंगे, तो ये हीट जनरेट करेगा, और इसके आस-पास जो वाटर हैं, इनको ये अपना हीट ट्रांसफ़र करेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये थर्मोस्टेट है, जो टेम्परेचर को सेंस करेगा और उतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा जितना आपने सेट किया हुआ है। तो ये थर्मोस्टेट प्लस आपका हीटर। एक ये है आपका प्रोपेलर, यानी कि मिक्सर भी बोल सकते हैं। देखिए ये ब्लेड्स हैं इसके, इसको स्टीरर की तरह मिक्स करेगा, और ये छोटे-छोटे क्लैंप्स हैं जो इसको होल्ड करके रखेंगे। ये आपका है एरिएशन ट्यूब, जो मैंने आपको बताया था। अगर हम इसमें एरेटर जोड़ेंगे, तो ये एरिएटर के थ्रू आने वाला ऑक्सीजन इसमें से होता हुआ आएगा और इसमें होता हुआ निकलेगा। यहाँ पे हमको अपना टिश्यू को अटैच करना है, जो कि आपने पहले के स्लाइड में देखा था। फिर एक हिस्सा ऊपर जाएगा, जो कि आपके लीवर में जाके बैठेगा। तो एक हिस्से पे ऑक्सीजन भी इसी से जाएगा, जैसे ऑक्सीजन सर वो एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा हिस्सा कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा अपनी पोजीशन को। ये रहा, अगला ज़ूम करके देखें, तो ये वो छोटा-सा वायर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम ऐसे घुमा देंगे और इस पे अपना टिश्यू जो है वो फिट हो जाएगा, टैग हो जाएगा। ये रहा एरिएटर, इसमें से ऑक्सीजन जनरेट होगा, ये आपने कई बार अपने एक्वेरियम में देखा होगा। तो इस पे से ऑक्सीजन जनरेट होगा, पाइपलाइन से एरिएशन ट्यूब से जाके जुड़ जाएगा। ये रहा हमारा लीवर, जो फ्लक्चुएट करेगा, मूव करेगा अपने कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्शन के रिस्पेक्ट में। ये रहा हमारा काइमोग्राफ मशीन, इसका बटन है, इसे ऑन ऑफ करेंगे। ये हमारा क्लच है, इसे दबाना पड़ेगा, और ये अलग-अलग आपको खाँचे दिख रहे हैं, वो हमारे गियर हैं, इसके हिसाब से आरपीएम घूमता रहेगा। अब काइमोग्राफ ड्रम के ऊपर जो पेपर लगता है, ये है काइमोग्राफ पेपर, चिकना सा पेपर होता है, जो रिस्पॉन्स को नोट करता है। ये एक ग्राफ का डेमोंस्ट्रेशन है, जिसे मैंने ऑनलाइन आपके लिए लिया है। इस तरीके से ग्राफ बनता है। अगर इस ग्राफ को देख कर के आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, कहाँ पे रिलैक्सेशन, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये एक और ग्राफ का एग्ज़ाम्पल है, जो हमने साइमोसिस सॉफ्टवेयर से लिया हुआ है। इस पे आपका ड्रग का फ्रॉग के हार्ट पे क्या असर होता है, उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे भी आप ग्राफ में देख सकते हो कि जो उसका बेसल हार्ट रेट था, रेस्टिंग हार्ट रेट था, वो इनिशियल लेवल पे 20 था। बट उसमें हमने अपना ड्रग दिया, यहाँ पे एपिनेफ्रिन यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने अपना ड्रग दिया, तो उसके ड्रग के कारण से देखिए मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ा, ये कॉन्ट्रैक्शन फ़ास्ट हो गया, और हार्ट रेट पे भी फ़र्क पड़ा। तो अभी फिलहाल हार्ट रेट पे तो मत ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दीजिए, हार्ट रेट भी बढ़ गया। तो यहाँ पे आगे के एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे, अगला एक्सपेरिमेंट ही होगा हमारा, हार्ट के ऊपर हमारे ड्रग का क्या असर होता है। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं, यही ऐसा ही ग्राफ हमें क्राइमोग्राफ पेपर से, ड्रम से देखने को मिल जाएगा। ये पूरे ग्राफ थे। ये आपका जो ऑर्गन बात था उसकी असेंबली है, मतलब बेसिक पार्ट्स हैं।
ये टेम्परेचर रेगुलेटर है, जिसमें आप अपना टेम्परेचर जितना चाहो उतना सेट कर सकते हो। यहाँ पे हीटर को ऑन ऑफ करने का है, ये मेंस को ऑन ऑफ करने का है, ये यूनिट दिखाएगा कि चालू है कि नहीं, ऑटो कट होगा तो यहाँ पे ग्रीन, रेड वो मूव करता चलेगा। ये हमारा क्लैंप है, ऐसे बहुत सारे क्लैंप रहेंगे जिसका यूज़ आप एसओएस कर सकते हो नीड के अकॉर्डिंग। ये हमारा क्लैंप का होल्डर है एक पार्ट से, ये भी क्लैंप ही है बट क्लैंप होल्डर जनरली बोलते हैं। इसके इस वाले हिस्से पे जो आप छोटा-सा नॉब देख रहे हो, इस पे हमारा लीवर अटैच हो जाएगा और इसके बाद ये वाला हिस्सा अभी इससे पहले जो क्लैंप दिखाया था यहाँ पे, इस पे अटैच हो जाएगा। ये रहा हमारा जो इनलेट है, आउटलेट है, यहाँ से पानी जाएगा अंदर और पानी वापस बाहर आएगा। इस तरीके से हम इसमें लगाएँगे अपना लीवर को और आखिरी में पानी को अपन इंट्रोड्यूस या फिर एग्ज़िट आउट करा देंगे। ठीक है? ये हो गया हमारा बेसिक असेंबली रिगार्डिंग स्टूडेंट ऑर्गन बाथ। इसमें हमारा पहला टैब है अबाउट फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन को हम सबसे पहले समझते हैं। ये एक सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है। अब क्यों बनाते हैं? इसको इसलिए बनाते हैं, कभी भी जब आप इन विट्रो एक्सपेरिमेंट करते हो, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बॉडी पार्ट को आप अलग करते हैं और उसे स्टूडेंट ऑर्गन बाथ की सहायता से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस टिश्यू को जिसे आपने उनकी बॉडी से अलग किया है, यानी कि वो आपके लैब में है, तो सर्वाइव करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट तो चाहिए होगी। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? इनकी रिक्वायरमेंट एज़ इट इज़ वो सब होगी, जैसा ये पहले उस एनिमल के बॉडी में इंटैक्ट था, तब उसे मिला करता था। तो वही एटमॉस्फेयर हम उसको बाहर प्रोवाइड करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि उस समय तक हमारा एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमारी ड्रग का क्या असर होता है उस मसल्स पे, टिश्यू पे, वो हम स्टडी कर सकें। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं, जिसमें कई अलग-अलग तरह के सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, जो उस एनिमल के टिश्यू की फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखती है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। भले वो समय थोड़ा-सा कम क्यों ना हो, बट उसको मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है उसकी इंटेग्रिटी को। तो अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए लिखा हुआ पहला पॉइंट, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन यूज्ड टू मेंटेन वेरियस टिश्यू अंडर वायबल कंडीशन या वायबल स्टेट। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, नेचुरली नहीं है। नेचुरली होता तो ये बॉडी में आपके प्रिपेयर हो रहा होता है। हम इसको उसके जैसा मिमिक कर रहे हैं, लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाई ये एक आर्टिफिशियली सॉल्यूशन है। क्यों? ताकि हम अपने टिश्यू को जिसे हमने कट करके बाहर निकाला है, उसे एक ऐसी अवस्था में मेंटेन कर सकें, जहाँ पे वो जीवित रह सके और अपने ड्रग के रिस्पेक्ट में, जो भी ड्रग हम उसको देंगे, उसके रिस्पेक्ट में उस ड्रग का रिस्पॉन्स शो कर सके। इट इज़ यूज्ड टू कीप आइसोलेटेड टिश्यू अलाइव अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। भाई सिंपल से क्वेश्चन है कि अगर आपने टिश्यू को आइसोलेट किया हुआ है, तो वो तो बॉडी से बाहर आ गया। तो बॉडी से बाहर आने के बाद वो तो मर जाएगा, इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हम उसको इंटरनल बॉडी के जैसा एटमॉस्फेयर पे करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, वो अलाइव रह सके। कब तक के लिए? ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अगला पॉइंट क्या कहता है पीएसएस के बारे में? इट हेल्प्स टू मेंटेन टिश्यू आउटसाइड द बॉडी। ये टिश्यू को जिसे आपने निकाला है, उसे बॉडी के बाहर मेंटेन करने के लिए मजबूती प्रदान करता है, ताकि आपका जो टिश्यू है, बिल्कुल ऐसा लगे उसे कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसे आयन्स और जितने न्यूट्रिशन है वो मिल सके। इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, या तो वे एक सॉल्ट का सॉल्यूशन हो सकता है या एक से अधिक सॉल्ट उसमें हो सकते हैं। एसेंशियली क्योंकि उससे उसको किसको, टिश्यू को मिलेगा आइसोटोनिक एटमॉस्फेयर, जो कि बॉडी या फ्लूइड के एग्जैक्टली इक्वल होगा। द सॉल्ट सॉल्यूशन हेल्प करता है मेंटेन करने में, किसको मेंटेन करने में? आइसोटोनिसिटी, यानी कि उसका कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन बनाया है, वो उस फ्लूइड के बॉडी कंसिस्टेंसी से मैच करता होगा, जिसके अंदर ये टिश्यू पहले हुआ करता रहा होगा। आइसोमोलैरिटी को मेंटेन करने में, टिश्यू का जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या एक्साइटेबिलिटी है, उसको मेंटेन करने में, ताकि ड्रग का इफेक्ट उस पे आसानी से देखने को मिल सके। हमें अलग-अलग फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, टिश्यू के अकॉर्डिंगली या ऑर्गन के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि केवल केवल एक सॉल्यूशन हम यूज़ करें, सभी तरह के मसल्स प्रिपरेशन के लिए वो काम आ जाए, ऐसा नहीं है। अलग-अलग ऑर्गन हम यूज़ करेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में अलग-अलग हमें पीएसएस देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टैब हमारा है रिक्वायरमेंट का। तो जब हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इस पीएसएस को बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? क्या-क्या एपरेटस लगेंगे, क्या-क्या केमिकल लगेंगे? ये हालाँकि पूरी लिस्ट नहीं है और भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। एपरेटस के रिस्पेक्ट में आपको वेइंग बैलेंस लगेगा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में आपको रिएजेंट वेइ करना है, तो एग्जैक्ट वेइंग हो सके इसलिए वेइंग बैलेंस चाहिए। बीकर चाहिए डिसॉल्व करने के लिए, स्टीरर चाहिए मिक्स करने के लिए प्रॉपर्ली, स्पैचुला चाहिए कि केमिकल को निकालने के लिए, और बटर पेपर चाहिए वेइंग बैलेंस में उसको रख करके वेइ करने के लिए।
केमिकल की लिस्ट इस तरीके से है, सोडियम क्लोराइड आपको चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड आपको चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड आपको चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट चाहिए आपको, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और डिस्टिल वाटर चाहिए। यहाँ पे आप डिस्टिल वाटर ही यूज़ करिएगा, टैप वाटर आप यूज़ ना करें। इसके बाद हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड टेबल पे, जहाँ पे आपको इनका कंसंट्रेशन दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कंपोज़िशन और उनके फंक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपके वाइवा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में कंपोज़िशन है और राइट साइड में इन इंग्रीडिएंट का जो फंक्शन है, वो इनलिस्ट किया गया है। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का। उसमें कितना क्वांटिटी रहता है अलग-अलग फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक आपको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। अगर आप फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें 6.2 रहेगा। अगर आप इसमें फ्रॉग लैटिस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो 9 है। जे डेलोन में आपका 9 है और क्रैब में आपका 6.9 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो इसको मैं हटा दूँ, तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आइसोटोनिसिटी को, आइसोमोलैरिटी को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी को। जिससे हमारा जो टिश्यू है वो ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा फील करेगा कि जैसे वो रियल में एनिमल के अंदर ही इंटैक्ट है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा पोटेशियम क्लोराइड का, जो क्या काम करता है, पोटेशियम क्लोराइड बैलेंस प्रोवाइड करता है, किसका, आयोनिक बैलेंस प्रोवाइड करता है, ताकि कंसंट्रेशन दोनों मेंटेन रहे। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जब कभी भी आगे आप पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फ्रॉग हार्ड, तो इसको बहुत अच्छे से देख पाओगे सॉइमर्सन सॉफ्टवेयर की मदद से। उसके बाद अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है प्रिपरेशन को। नेक्स्ट वन है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक अल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका काम है एज अ बफर, ताकि वो स्मॉल चेंज इन एसिड और बेस को रजिस्ट कर सके। यही तो डिफरेंशिएशन होता है बफर का। उसके बाद है आपका पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये भी एक बफर के जैसा काम करता है। और ग्लूकोज, ये एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड टेबल हो गए, कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखते हैं, कौन कौन से सॉल्ट्स रहते हैं, उनका क्या फंक्शन है। अब हम स्टेप वाइज प्रोसीजर के टैब में मूव करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा है, आप जितने भी केमिकल्स अभी अपने देखे हैं, निकाले हैं, उन्हें एक्यूरेटली वे कर लीजिए। उसके बाद आप डिसॉल्व कीजिए अल्कली को, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को, ग्लूकोज को, कैल्शियम क्लोराइड को, लेकिन सबको सेपरेटली इन डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के साथ ही आपको डिसॉल्व करना है। उसके बाद मिक्स ऑल दीज सॉल्यूशन, इन सबको आराम से आपस में मिक्स कर लीजिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। ऐड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद जितनी आवश्यकता है उतना सोडियम कार्बोनेट मिलाइए, ताकि ये अपने वॉल्यूम को मेकअप कर सके और बफर के रूप में आगे काम भी कर सके। ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसे पहले मिक्स मत करिए, उसे बाद में मिक्स करिए, जब आपका एक्सपेरिमेंट लगभग फाइनल हो जाए, सेटिंग अप करने वाले हो। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज लायबल टू प्रेसिपिटेट इन द कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट। ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, वो आगे जाकर के कैल्शियम और बाइकार्बोनेट में प्रेसिपिटेट हो सकता है, अगर हम इसे साथ में लंबे समय तक रखते हैं तो। इसलिए इसे फ्रेशली प्रिपेयर करने के बाद यूज करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है यूज, कि आखिर आपने इस पीएसएस को बनाया है, तो इसे आप किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। बेसिकली अलग अलग पीएसएस का अलग अलग यूज होता है मसल्स के रेस्पेक्ट में। अगर आप क्रेब्स सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसका यूज हम नर्व मसल के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। अगर आप टायरॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इसका यूज हम उन एक्सपेरिमेंट में करते हैं जहां पे मेमेलियन स्मूथ मसल इन्वॉल्व हो रहा होता है। अगर आप रिंगर सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो इसका यूज हम एम्फीबियन टिश्यू के लिए, जैसे फ्रॉग हार्ट के लिए करते हैं। तो ये एम्फीबियन जरूरी है, वो याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिंगर लॉक सॉल्यूशन अगर आप यूज करते हैं, तो उसका पर्पस हार्ट मसल के प्रिपरेशन को स्टडी करने के लिए किया जाता है। और अगर आप डी जैलॉन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो वो मेमेलियन आइसोलेटेड ऑर्गन की स्टडी करने में, रेस्पेक्टिवली ड्रग के कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन स्टडी में हम यूज करते हैं। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में हमने समझा कि आखिर पीएसएस है क्या, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इन शॉर्ट मैं आपको जाते जाते ये कह सकता हूं, ये जो पीएसएस है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उस आइसोलेटेड टिश्यू को एग्जैक्टली वैसा ही माहौल प्रोवाइड करता है केमिकल के रेस्पेक्ट में, जैसा वो टिश्यू बॉडी के अंदर में रहा था, तो उसे मिल रहा होता है। इससे क्या है, इससे टिश्यू को हम अलाइव कंडीशन में रख सकते हैं उस समय तक, जिस समय तक हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। बहुत लंबा इसका कोई स्पेशल यूज होता नहीं। और इसका याद ये रखिएगा कि इसे हम मोस्टली फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, लंबे समय तक आप इसे स्टोर मत करिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।